नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर अपने सुधी श्रोताओं को, अपने सुधी दर्शकों को, अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स को ये बात फिर याद दिला दूँ कि 1075वें एपिसोड में मैं लाइव आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैंने अनुरोध किया था 3-4 दिन पहले कि आप लोग अपने सवाल जब भी आपकी मर्जी इस बीच में हो लिखकर भेजते रहें और हम उसे कलेक्ट कर लेंगे और एक एक करके सवालों के जवाब देंगे। तो कृपा करके आप जो बहुत दिनों से बहुत ढेर सारी चीज़ें पूछते आ रहे हैं उनको आपके जो भी मन में हो और जिस घटना से संबंधित हो, कृपा करके उस घटना की का एपिसोड नंबर ज़रूर बता दें। तो शुरू करते हैं आज का वो वाकया जो हालिया है, बहुत पुराना नहीं है। बात राजस्थान प्रदेश की है और जिला है पाली। पाली जिले में एक सोजत सिटी थाना है। सोजत सिटी थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गांव अटपड़ा से होकर जाने वाली हाईवे पर 19 जून 2024 को सवेरे सवेरे एक महिला की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और प्राइमा फेसी पुलिस ने यह देखा कि महिला के सीने पर 3 गोलियां मारी गई हैं। काफी देर तक उसे पहचानने के लिए उसका बॉडी को सील नहीं किया गया, पंचनामा नहीं कराया गया कि शायद कोई पहचान ले। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। चूंकि गोलियां मारी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू गनशॉट इंजरीज आया। पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा कायम कर दिया। 302 आईपीसी में 201 भी लगाया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और की गई हो। अब बड़ा संकट कि इसकी पहचान कैसे हो। राजस्थान के बारे में एक बहुत विशेष मैंने बात बताई थी, राजस्थान की पुलिसिंग के बारे में और खासकर गंभीर क्राइम की पुलिसिंग के बारे में, कि वहाँ मैंने आपको जितने राजस्थान की क्राइम को खोलने वाले या क्राइम को ओपन करने वाले या क्राइम का पता करने वाली जितनी घटनाएं बताई होंगी, उसमें 100 घटनाओं में 90% घटनाओं में किसी सिपाही ने मेहनत की होगी। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देश के लगभग सभी प्रदेशों में होने वाले क्राइम के बारे में आपसे बात की है, बताया है जो भी अपराध हुए हैं, लेकिन अपराध को सुलझाने में किसी एक सिपाही के दम पर पूरा अपराध सुलझे, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के सिपाहियों में है। मैं हर बार कहता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे सिपाहियों को जो अपने दम पर, अपनी कर्तव्यनिष्ठता पर, अपने काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है उनका समाज के प्रति, उसका पूरा पालन अगर कहीं सिपाही के स्तर पे किया जाता है तो वो राजस्थान पुलिस के सिपाहियों द्वारा किया जाता है। बहुत ढेर सारी घटनाएं मैंने बताई हैं, हर एक में उस कांस्टेबल का जिक्र किया है जिसकी अपनी मेहनत से अपराध का खुलासा हुआ होगा। एसएचओ कपूर राम जो सोजत सिटी के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए कांस्टेबल महिपाल को लगाया गया। बाकी कहीं पर अगर आप इस तरह की कोई घटना हो जाए तो तुरंत एसएसपी साहब जो है 2-3 डिप्टी एसपी लगाएंगे, 3-4 इंस्पेक्टर लगाएंगे, उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर और 4-4 सिपाहियों की टीम बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक कांस्टेबल को लगाया गया। ये विश्वास है अधिकारियों का, हम जिस कांस्टेबल को लगा रहे हैं वो अंत तक इसको
इसका खुलासा करके ही दम लेगा। महिपाल ने भी वही किया। महिपाल ने स्टेट हाईवे 62 और नेशनल हाईवे 162 पर, जहां से ये गाड़ी आ या जा सकती थी, वहां पर जितने भी होटल, पेट्रोल पंप, टोल नाके जितने भी थे, उन सब के सीसीटीवी निकलवाए। क्योंकि लगभग समय 12 बजे रात से लेके और सुबह 3-4 बजे जब बॉडी नोटिस की गई थी, इसी पीरियड और इससे करस्पॉन्डिंग पीरियड की यहाँ तक पहुँचने में फला जगह से 1 घंटा लग सकता है। तो उस 1 घंटा पहले अगर ये टोल नाका क्रॉस की होगी कोई गाड़ी, तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो उसने नाके से और पेट्रोल पंप से, होटलों से, ढाबों से गुजरने वाली 1000 गाड़ियों के सीसीटीवी फुटेज देखे। फिर उनमें एक, जैसे कुछ दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं जो राजस्थान आती जाती हैं, यूपी नंबर की गाड़ियां हैं वो भी आती जाती हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आप जिस शहर में रह रहे हों, जिस प्रदेश में रह रहे हों, अगर वहाँ किसी स्टेट और नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी फुटेज की जानकारी करेंगे तो आपको स्थानीय उस प्रदेश के नंबर की गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, 50% से ज़्यादा मिलेंगी। बाकी सब वहाँ से गुजरने वाली किसी दूसरे स्टेट के लिए अगर कोई हाईवे है, वहाँ की गाड़ियाँ भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन एक गाड़ी जो उत्तराखंड के नंबर की थी, एक गाड़ी क्या बल्कि 3 गाड़ियाँ, इस पूरे पीरियड में सिर्फ 3 गाड़ियाँ उत्तराखंड की, जो कि उसके हर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ी और उस रास्ते की तरफ जहाँ पर ये बॉडी मिली थी। कांस्टेबल महिपाल ने इन तीनों के बारे में उत्तराखंड से जानकारी कर ली और एक एक आदमी का वेरिफिकेशन करना शुरू किया। जिस गाड़ी का वेरिफिकेशन होने में हीला हवाली हो रही थी, कोताही हो रही थी, उसके लिए महिपाल स्वयं उत्तराखंड गया और उसने उस गाड़ी के मालिक और उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। कपूरा राम बताते हैं कि महिपाल ने, जब ये उसको लग गया कि इन 3 में से 2 तो वेरीफाइड यूज़र्स हैं, उन्होंने बताया कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, सब चीज़ें पता लग गईं। तीसरे पर जब ज़्यादा डाउट हुआ और वहाँ इस गाड़ी के जो टैक्सी के जो ओनर थे, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने फ़ौरन ये समझ लिया महिपाल ने कि ये महिला हो न हो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, इन तीनों से कहीं न कहीं संबंधित है। महिला की फ़ोटो बड़ी साफ फ़ोटो है, फ़ोटो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा। तो उस फ़ोटो को महिपाल ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जयपुर के सभी थानों पर भिजवाया। डीजीपी सर के माध्यम से भिजवाया, अपने वहाँ थाने के नंबर आजकल सब आपको नेट पर मिल जाते हैं, उनके व्हाट्सएप पर भिजवाया, सर्कुलेट हुआ और उत्तराखंड पुलिस ने महिला की पहचान कर ली। एसपी श्री चूनाराम जाट ने बताया कि मृतका की पहचान 35 वर्षीय वर्षा चौहान के रूप में हुई। वो वार्ड संख्या 3, गुजरातियान मोहल्ला, जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड की थी। उसके घर वाले सब पहुंच गए सोजत सिटी थाने और वहाँ पे जो उसके कपड़े और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के समय इकट्ठा की गई थी, सब ने पहचान लिया। बॉडी मिलने के 2 दिन बाद उसके भाई ने, मृतका के भाई हिमांशु पुत्र यशपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, उसने सोजत सिटी थाने पर ये रिपोर्ट की कि उसके बहनोई विशाल चौहान, जो पेशे से वकील हैं और जिनकी अच्छी वकालत चलती है, उनसे मेरी पत्नी के, मेरी बहन के अच्छे संबंध नहीं थे और वही
17 जून 2024 को मेरी बहन को मनाने के लिए यहाँ उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर आए थे। एक दिन घर पे रुके थे और ये कह के कि हम लोग घूमने चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बहन को लेकर यहाँ से निकले थे। लोकल टैक्सी उन्होंने की थी और ये कहा था कि हम पूरा राजस्थान घूमेंगे, 4-6 दिन में एक साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा शक है कि मेरे बहनोई विशाल चौहान, उन्होंने ये हत्या कारित की है या उनकी जानकारी में इस हत्या के बारे में पता लगा है। पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया विशाल चौहान को और विशाल चौहान के कहने पर या उसके बताने पर या उसके स्टेटमेंट पर एक और उनके मित्र मोहित को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जानना चाहा कि ऐसा क्या था और क्यों ऐसा हो रहा था। ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी एक बच्ची भी है इनकी 9 साल की, और जब घूमने के लिए जिद कर रहे थे तो बच्ची ने भी मां के साथ जाने की जिद की, लेकिन बहनोई विशाल चौहान ने ये कहा कि बच्ची को तुम लोग थोड़े दिन तक देखो, 4-5 दिन की बात है, हम लोग घूम टहल के आएंगे, तब तक सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि लगभग 8 महीने से हिमांशु ने बताया कि उसकी बहन 8 महीने से अपने पीहर में, अपने मायके में अपनी बेटी के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके पति से संबंध खराब थे। खराब संबंध क्यों थे इसके बारे में भी हिमांशु ने बताया कि मोहित की बहन, मोहित जो इसमें सह अभियुक्त था, जिसके बारे में वकील साहब ने बता दिया था, मोहित की बहन से इसके संबंध हो गए थे वकील साहब के, और इस संबंध के बारे में मोहित को जानकारी हो गई थी। मोहित का भी सारा खर्चा विशाल चौहान ही उठाते थे और उस पर दबाव बनाते थे कि अब मेरी पत्नी चली गई है मेहर अपने मायके, और अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो। उसने भी अपना जो उसके एवज में जो रुपया पैसा, जो सुविधाएं चाहिए थी, वो वकील साहब से लेता रहा। फिर उसने ये शर्त रखी कि साहब इस पत्नी के जिंदा रहते हम शादी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी का 2 जगह बंटवारा हो, आपका 2 जगह ध्यान बटे, ये ठीक नहीं है। मोहित और विशाल चौहान ने मिलकर साजिश शुरू की कि कैसे भी उसको पीहर से निकालकर उसे रास्ते से हटा देना है, ताकि मोहित की बहन से विशाल शादी कर सकें। प्लान बनाते बनाते ये तय हुआ कि देखो, न यहाँ मारा जा सकता है, न उसके पीहर में मारा जा सकता है। दोनों जगह मारने पर बात खुलेगी और फिर बहुत दिक्कत होगी, पुलिस से बचना मुश्किल हो जाएगा। विशाल ने कहा कि मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे अदालतों में ट्रायल में फ़ायदा होता है, इसको वहाँ से निकाल कर हम लोग कहीं दूर ले जाएंगे, वहाँ पर हत्या करेंगे या मारेंगे या खोद के गाड़ देंगे। उसके बाद फिर ट्रायल में जो कुछ होगा, मैं वकील हूँ, मैं देख लूँगा। ये सोचकर इन्होंने, मोहित भी गया, मोहित के साथ उसका एक दोस्त भी गया और विशाल भी गए कि हो सकता है वहाँ जाने पर वर्षा के घर वाले उसके साथ कोई दिक्कत पैदा करें। बात वहाँ सबसे पूरे घर वालों से हुई और ये कहा कि भाई हम लोग चलेंगे, घूमने चलेंगे, हम तुमको पूरा राजस्थान घुमाएंगे, 4-5 दिन हम लोग साथ साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर यकीन करके वर्षा उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वहाँ से निकले ये ऊधम सिंह नगर से, उत्तर प्रदेश में रुके, वहाँ भी बरेली के आसपास रुके, वहाँ आसपास घूमे, पीलीभीत का वो जो टाइगर रिजर्व है वहाँ भी गए, और वहाँ के बाद आए तो अजमेर घूमे, पुष्कर घूमे और जोधपुर की तरफ निकले। जहाँ जहाँ घूमते थे वहाँ फ़ोटो अपनी और अपनी पत्नी की
तुरंत फेसबुक पे अपडेट करता था। देखिए शातिर दिमाग इस तरह के मुकदमे लड़ते लड़ते किस तरह से दिमाग का इस्तेमाल किया होगा वकील साहब ने, कि जहाँ जहाँ जैसे घर से निकले और बरेली पीलीभीत पहुँचे, बस एक एक घंटे पे फ़ोटो अपडेट फेसबुक पे कि आज यहाँ हैं, आज यहाँ हैं, और यहाँ रुके, रुकने की जगह बहुत अच्छी है। इस तरह की बातें जो लिखी जाती हैं बहुत ही सामान्य सी बात है। उस तरह वो फ़ोटो अपडेट करता रहा। ब्यावर शहर से निकलने के बाद उसने वर्षा को ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बिठा दिया। विशाल और मोहित पीछे बैठ गए। रास्ते में विशाल ने पीछे से रस्सी प्लास्टिक वाली अपने साथ ले गया था, वर्षा का गला घोंट दिया। उसके बाद सोजत की तरफ आए और यहां उसने वर्षा का शव फेंक दिया। फेंकने के बाद अपनी खरीदे हुए कट्टे से कह लें, उसने उसके सीने पर 2 गोली मारी, क्योंकि फेंकते समय उसे ऐसा लगा कि शायद अभी इसमें जान बाकी है। सीने पर 2 गोली मारी और मोहित ने 1 गोली मारी, इसलिए सीने पर 3 गोलियों के निशान थे। प्लानिंग के हिसाब से ये अपने साथ फावड़ा और ये सब चीज़ें ले गए थे। चद्दर में लपेट के फावड़े का जो बेट होता है, जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है, और जो लोहे वाला हिस्सा होता है खोदने वाले, 2 फावड़े अपने साथ ले गए थे कि रास्ते में जहाँ मारेंगे वहीं खोद के गाड़ देंगे। लेकिन 3 गोलियों की निशान के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी तरफ गोली की आवाज़ सुनकर लोग आ रहे हैं, और वो तीनों के तीनों बहुत डर गए। बॉडी को वहीं छोड़कर वहाँ से उत्तराखंड की तरफ निकल गए। इसी बीच में जब वो ऊधम सिंह नगर जा रहे थे तो मथुरा के बरसाना थाने में पहुँचे और अपनी पत्नी वर्षा की गुमशुदगी लिखवाने की कोशिश की। थाने ने कहा साहब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। पहले जांच करने के बाद अगर आपकी बताई हुई बातें सही हैं तब हम गुमशुदगी लिखेंगे। फिर वो वापस वहाँ से चले गए। यानी वर्षा को उसके घर से 900 किलोमीटर दूर ले जाकर उसका कत्ल किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया विशाल को, उसके दोस्त मोहित को, एक जो सोनू ठाकुर उनके साथ था उस समय गाड़ी में, अभी उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन घटना से संबंधित सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें, वो गाड़ी जिसमें मारा गया था, वो ड्राइवर, सभी लोग मिल गए और सभी के बयान हो गए। इन तीनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर अवैध संबंधों के चक्कर में या अवैध संबंधों के कारण पत्नी की, यानी एक महिला की हत्या हो गई और उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था, बेकसूर मारी गई। इधर पिछले 15-20 दिनों में जो मैंने आपको अपराध की जो घटनाएं बताई हैं, उसमें ये तीसरी घटना है कि पति पत्नी में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ कलेश हुआ, पति को छोड़कर पत्नी अपने मायके चली गई। एक केस में तो करीब 2 साल से मायके में थी। तो तीनों घटनाओं की जो सिमिलर बात थी कि साल भर बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अचानक पति का प्यार जो है वो बिल्कुल उमड़ घुमड़ कर दिखाई दिया और पत्नी के पास पहुंच गया। पति पत्नी का जो अलगाव हुआ था वो किसी तीसरे की वजह से उपजे क्लेश के कारण हुआ था। पत्नी अपना नहीं कुछ उसकी समझ में आया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चली गई। अचानक 1.5 साल बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद, अलग अलग घटनाओं में, ये तीनों रीसेंट पास्ट में जो मैंने सुनाई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अचानक एक दिन पति प्रकट हुए, प्यार उनका बिल्कुल हिलोरे मार रहा था और उन्होंने कहा कि अरे भाई अब जो हुआ वो हुआ और
हम लोग सोचते हैं कि नए सिरे से पुरानी चीज़ें भूल के हम लोग नए सिरे से अब फिर से तुम मेरे यहाँ चलो, घर पे रहो और जो तुम्हारी जगह है वो बनी रहे। और एक जो सेट डायलॉग है इसमें, जो भी इस ट्रॉमा से गुजरे होंगे वो जानते हैं कि भूल जाओ पुरानी बातें, चलो 3-4 दिन बाहर घूम कर आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आउटिंग की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं, बाहर चलने की बात करते हैं, थोड़ा बाहर चल के घूमेंगे उसकी बात करते हैं, और ये कहते हैं कि 3-4 दिन साथ में रहेंगे, घूमेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा अचानक से हुआ है, यानी पति पत्नी किसी क्लेश की वजह से अलग अलग रह रहे हैं और कोई बहुत कम्युनिकेशन आपस में नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई बिचौलिए के जरिए भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और अचानक इस तरह से प्यार उमड़ घुमड़ कर आ जाए पति में, तो आप ये समझ लीजिए कि यमराज ने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर दिया है, और ये व्यक्ति अपनी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों से उस डेथ वारंट को सर्व करने के लिए आपके यहाँ आ गया है। अगर आप इसकी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में आ गई तो आप ये समझें कि ये डेथ वारंट सर्व हो जाएगा। ये किसी भी दो लोगों, यानी पति पत्नी हों, प्रेमी प्रेमिका हों, संबंधों वाले जोड़े हों, इनमें से किसी एक के साथ अगर ऐसा होता है, पति पत्नी हैं तो ठीक है, कभी कभी झगड़ा स्वाभाविक होता है, कुछ दिन के लिए वो वहाँ चली गई, ये अपने यहाँ हैं। प्रेमी प्रेमिका हैं, किसी बात पे झगड़ा हुआ, छोड़ दिया, फिर एक्स कहा जाने लगता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या मेरा एक्स फलाना। तो अगर ये एक्स हो गए हैं, फिर अचानक इस तरह से किसी दिन प्यार उमड़ने घुमड़ने लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि जेन्युइनली ये कह रहा है, तो घर वालों को बीच में डालिए, मिलने वालों को बीच में डालिए कि अब ये कह रहे हैं, अभी बिल्कुल ठीक, घुमाने ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद घर ले जाएंगे, अब हमें किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे, झगड़े के जो कारण हैं वो दूर किए जाएंगे। ज़रूर किसी न किसी को बीच में डालिए और उसके बाद फिर अपने कदम आगे बढ़ाइए, वरना हर कदम पर धोखा ही होगा। ये मान के चलिए कि हर कदम पर धोखा होगा, जरा सी भी आपने समझने में चूक की तो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।